आज हम कंटिन्यू करेंगे वापस से अपनी फर्स्ट एड फॉर यूएसएमएल स्टेप 2 सीके की रीडिंग को। पिछली दफ़ा हमने ख़त्म किए थे कुछ थायराइड और पैराथायराइड डिसऑर्डर्स को हमने पूरा किया था। और आज हम शुरू करेंगे पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर से। अब ये एक छोटा सेक्शन है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दें। एंडोक्रिनोलॉजी फिर यहाँ पे एंड हो जाएगा और उसके बाद फिर हम इस डिस्कशन को मुकम्मल कर चुके होंगे। तो कंटिन्यू करते हुए पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स। सबसे पहले टॉपिक हाइपोपिट्यूटरिज्म caused by mass lesions, सर्जरी, रेडिएशन, शीहान सिंड्रोम। शीहान सिंड्रोम जो कि एक पिट्यूटरी इन्फार्क्शन को नाम देते हैं। एपोप्लेक्सी जो हेमरेज होती है। इन्फ्लिट्रेटिव डिसऑर्डर्स जैसे कि हीमोक्रोमेटोसिस हो गया। इन्फेक्शंस, gonadotropins and growth hormones are often affected first। तो ये सारी आपको एटियोलॉजीज यहाँ पे उन्होंने पहले बता दी हैं कि हाइपोपिट्यूटरिज्म का मतलब है कि पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स डिक्रीज होना। तो जो भी पिट्यूटरी के हार्मोन्स होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के, वो सब डिक्रीज हो जाएंगे। और ये एंटीरियर हार्मोन्स के ऊपर अफेक्ट करेगा, पोस्टीरियर के ऊपर नहीं। क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिर्फ हार्मोन्स स्टोर होते हैं, बनते नहीं हैं। एंटीरियर में बनते हैं। तो जब आप उनकी क्रिएशन को अफेक्ट करेंगे तो फिर वो जाहिर सी बात है लेवल भी उनका कम हो जाएगा। हालांकि अगर वो सिर्फ स्टोर हो रहे हैं वहाँ पे तो फिर उनका लेवल अफेक्ट नहीं होगा इतना। तो पोस्टीरियर के जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सब वहाँ पे स्टोर होते हैं, वहाँ बनते नहीं है, वो हाइपोथैलेमस में बनते हैं। एंटीरियर के हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर खुद बनते हैं। तो ये मोस्टली जो है, या अगर मैं कम्प्लीटली कहूँ तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की बात होगी यहाँ पे। अलग अलग एटियोलॉजीज बताई हुई हैं कि जैसे कि कोई ट्यूमर हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, सर्जरी के बाद या तो फिर रेडिएशन, या फिर शीहान सिंड्रोम जो स्पेसिफिकली पोस्ट पार्टम हेमरेज के बाद पिट्यूटरी के अंदर इन्फार्क्शन हो जाता है, उसको कहते हैं। या फिर एपोप्लेक्सी जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हेमरेज हो जाता है और फिर वो सेलेटर्सिका के अंदर उसका हेमरेज हो जाता है और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को अफेक्ट करता है। या फिर हीमाक्रोमेटोसिस और इन्फेक्शंस। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन अफेक्ट होता है और गोनाडोट्रोपिन अफेक्ट होता है। तो इनके जो सिम्टम्स होंगे वो प्रीडोमिनेंटली आपको देखने को मिलेंगे। ये कैसे होता है इसकी डिटेल में हम अभी जाएंगे। बेसिकली सबसे पहले आपने इस एक्सेस के ऊपर ध्यान देना है जो कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस है। आपको पता है कि स्ट्रेस या सर्केडियन रिदम आपके हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, जो कि आपके, अच्छा ये जो है वो स्पेसिफिकली कुशिंग डिजीज और हाइपोथैलेमिक एड्रीनल एक्सेस है ये। ठीक है, हाइपोथैलेमिक एड्रीनल एक्सेस आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड है। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस या सर्केडियन रिदम आपके हाइपोथैलेमस को सिमुलेट करता है। हाइपोथैलेमस कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी इन टर्न एसीटीएच को रिलीज करता है। अब जो टोटल कंपाउंड होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है वो ब्रेक होता है अलग अलग कंपोनेंट्स में। उसका एक कंपोनेंट जो है वो एसीटीएच होता है। उसके दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं आपका एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंडोर्फिन्स, या फिर पॉम सी के नाम से ये प्रोओपियो मेलेनोकॉर्टिन। ये जो है वो आपके चार कंपोनेंट्स होते हैं। ये उनमें से एक एसीटीएच होता है जो कि एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जाके काम करता है और फिर इसको कोर्टिसोल में कन्वर्ट करता है। इसमें जो कोर्टिसोल स्टोर्ड होता है उसको कन्वर्ट करता है और रिलीज करवाता है ब्लड में। कोर्टिसोल इन टर्न नेगेटिव फीडबैक देता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये चारों जो आपके कंपोनेंट्स है वो साथ में रिलीज होता है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से ये है पॉम सी और फिर दूसरा एसीटीएच। एसीटीएच क्योंकि एसीटीएच तो हमें चाहिए, खुद एसीटीएच का फंक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और पॉम सी इस वजह से क्योंकि पॉम सी जो है वो सबसे
तो पॉम्स ही जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और ACTH इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इन 4 कंपोनेंट्स में से, जिसके इफेक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं इसकी हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर। इसमें ये कहा गया है कि आप जो है वो अलग अलग डेफिशिएंसीज की प्रेजेंटेशन देखें, क्योंकि अलग अलग डेफिशिएंसीज की अलग अलग प्रेजेंटेशन है। अच्छा, डायग्नोसिस जो स्पेसिफिकली किया जाता है हाइपोपिट्यूटरिज्म का, वो होता है कि आप अलग अलग एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को मेजर करते हैं। कोर्टिसोल को सबसे अच्छा मेजर करने का तरीका होता है 8 AM कोर्टिसोल की लेवल को मेजर करना एटलीस्ट 2 सेपरेट ओकेजन्स में। ये आपको कोर्टिसोल का कंपोनेंट बता देगा। या तो फिर आप फ्री T4 को मेजर करें, TSH को नहीं, फ्री T4 को। ये आपको थायराइड का कंपोनेंट बता देगा। या तो फिर आप गोनाडो, जो आपके गोनाडो ट्रोपिक हार्मोन्स हैं, उनका लेवल मेजर करें, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गए, एस्ट्राडायोल हो गया। या फिर इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 को मेजर करें, जो आपको ग्रोथ हार्मोन का कंपोनेंट बता देगा। तो ये सारे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको बता देंगे। इनमें से हाइपोपिट्यूटरिज्म की वजह से कोई एक भी लो हो सकता है, या फिर सारे लो हो सकते हैं। तो अलग अलग इसकी जो है प्रेजेंटेशन हो सकती है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक सेट प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कुशिंग सिंड्रोम को। कुशिंग सिंड्रोम में कोर्टिसोल लेवल्स एलिवेटेड होते हैं, और ये मोस्टली जो सबसे मोस्ट कॉमन इसका रीज़न है वो ये है कि ये एक्सोजेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से होता है। ये इसका मोस्ट कॉमन रीज़न है, ये आपने याद रखना है कि सबसे कॉमन रीज़न कुशिंग सिंड्रोम का क्या है। अच्छा, कुशिंग सिंड्रोम का वैसे भी याद रख सकते हैं कि कोर्टिसोल का एक कुशन, कोर्टिसोल का एक कुशन आप याद कर लें तो बहुत सारा कोर्टिसोल आपके पास पड़ा हुआ है। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि कोर्टिसोल का एक कुशन आपके पास पड़ा हुआ है, यानी कि बहुत सारा कोर्टिसोल पड़ा हुआ है। क्वेश्चन जैसे कि बड़े बड़े सॉफ्ट क्वेश्चन होते हैं, उस वजह से आप याद रख सकते हैं इसको। और इसका जो ऑपोजिट होता है, जिसमें डेफिशिएंसी हो जाती है कोर्टिसोल की, वो एडिसन्स डिजीज होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो मोस्ट कॉमन रीज़न इसका होता है एक्सोजेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से। लेकिन द मोस्ट कॉमन एंडोजेनस कॉज, यानी कि एक्सोजेनस को छोड़ दें, अगर हम एंडोजेनस कॉज देखें तो वो है हाइपर सिक्रीशन ऑफ ACTH फ्रॉम पिट्यूटरी एडिनोमा। अगर पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है तो हम उसे कुशिंग डिजीज़ कहते हैं। ये बात आपने समझनी है कि अगर पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है तो हम उसे कुशिंग डिजीज़ कहेंगे। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि सेकेंडरी कुशिंग सिंड्रोम कुशिंग डिजीज़ को कह सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी तो वही होता है ना कि प्राइमरी हो गया एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, प्राइमरी एड्रिनल के अंदर हो गया मसला, सेकेंडरी पिट्यूटरी के अंदर हो गया। तो क्योंकि पिट्यूटरी के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा तो हम इसको सेकेंडरी हाइपर कोर्टिसोलिज्म भी कह सकते हैं, सेकेंडरी कुशिंग सिंड्रोम भी कह सकते हैं, या फिर इसका अपना जो एक नाम है स्पेसिफिक, वो है कुशिंग डिजीज़। तो हम इसको कुशिंग डिजीज़ कह सकते हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है कि कुशिंग डिजीज़ जो है वो पिट्यूटरी के लिए स्पेसिफिक होता है कि पिट्यूटरी की वजह से हाइपर कोर्टिसोलिज्म हो रहा है। दूसरे कॉजेज ये हो सकते हैं कि या तो एक्सेस ग्लैंड की सिक्रीशन हो, एड्रिनल ग्लैंड की, जो कि प्राइमरी हाइपर कोर्टिसोलिज्म हो जाएगा, ये प्राइमरी हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक्टोपिक ACTH की प्रोडक्शन हो, ऑकल्ट नियोप्लाज्म, जैसे कि आपके कार्सिनोइड ट्यूमर होता है, मेडुलरी थायराइड कैंसर होता है, या फिर स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है। ये आपने सारे याद रखने के किन किन ट्यूमर्स के अंदर ACTH सिक्रीट हो सकता है। ये एक टिपिकल पिक्चर दी हुई है, इसमें सारी प्रेजेंटेशन, सारे सिम्टम्स बताए हुए हैं, या फिर मैं कह दूं कि साइंस बताए हुए हैं सारे कुशिंग डिजीज़ के, कुशिंग सिंड्रोम के। इसमें इमोशनल डिस्टर्बेंस आता है, एनलार्ज सेरेब्रम आता है, मून फेसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाइपरटेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बफलो हम्प आता है आपको, ओबिसिटी आता है, एड्रेनल ट्यूमर हाइपरप्लेजिया आ सकता है, थिन रिकल्ड स्किन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एब्डोमिनल स्ट्राया काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
एमेनोरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मसल वीकनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परप्यूरास आ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्किन अल्सर्स आ सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक जनरल पिक्चर आपने याद रखनी है। और कुशिंग सिंड्रोम, टू मच कॉर्टिसोल, कुशिंग डिजीज, टू मच कॉर्टिसोल फ्रॉम एन ACTH प्रोड्यूसिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। स्पेसिफिकली ये नाम पिट्यूटरी एडिनोमा की एग्जिस्टेंस को दिया गया है कि अगर पिट्यूटरी एडिनोमा होगा तो हम उसे कुशिंग डिजीज कहेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि asymptomatic 36-year-old man presents for his annual physical routine labs, reveals a serum calcium level of 11.3, normal 10 तक होता है। He returns in 2 weeks and his serum calcium remains elevated. Additional studies show a normal PTH and low 24-hour urinary calcium level. What is the most likely diagnosis? तो ये एक डिसऑर्डर है अलग से, वो हम पढ़ेंगे बाद में तो आपको समझ आएगा, लेकिन शायद आपको अभी आ भी गया है, काफ़ी इजी सवाल है। तो PTH नॉर्मल है, लेकिन हाइपर कैल्सीमिया है ब्लड में और लो कैल्शियम है यूरिन में। तो ये एक पेक्यूलर डिसऑर्डर है जो कि हम पढ़ेंगे अभी। ये आपने सवाल दिमाग में रखना है। अच्छा, डायग्नोसिस में एक स्टेप वाइज प्रोग्रेशन होती है, जो कि आगे सबसे मुश्किल इसका पार्ट यही है जो लोगों को समझ में नहीं आता। तो हम कोशिश करेंगे उसको आसान तरीके से समझने की। इन कुशिंग डिजीज, cortisol secretion remains elevated with low dose dexamethasone test but is suppressed with high dose dexamethasone test। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, इस फ्लो चार्ट को, जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो सबसे पहले इससे पहले हम सिम्टम्स को देख लेते हैं एक बार फिर से, ताकि आपको याद रह जाए। आप कोशिंगॉइड निमोनिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं, इस निमोनिक से। कैटरैक्ट्स, अल्सर्स, स्किन हार्सुटिज्म, इन्फेक्शंस, नेक्रोसिस, जो कि फीमर हेड की नेक्रोसिस, ग्लाइकोसुरिया, ओबेसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस, इम्यूनोसप्रेशन, डायबिटीज़, ये सब आपको याद होने चाहिए सिम्टम्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अच्छा, तो ट्रीटमेंट जो है वो, पहले डायग्नोसिस हम देखते हैं, तो पहले ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली एक्सोजेनस की तो सिंपल है कि हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को स्टॉप कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा सारा सिलसिला। लेकिन एंडोजेनस के लिए आपको या तो फिर सर्जिकल रिसेक्शन करना पड़ेगा पिट्यूटरी का, या फिर एड्रिनल ट्यूमर का, या फिर कोई एक्टोपिक ट्यूमर है ACTH प्रोड्यूसिंग, उसका जो है आपको रिसेक्शन करना पड़ेगा। या फिर कंप्लीट रिसेक्शन के बाद, सारा रिसेक्शन आपको सारे ग्लैंड्स निकालने पड़ेंगे जो कोर्टिसोल प्रोड्यूसिंग है, पिट्यूटरी में हो गया या फिर एड्रिनल में हो गया। उसके बाद आपने उसको सिर्फ हार्मोन रिप्लेसमेंट के ऊपर रखना पड़ेगा। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है, ज़्यादा कुछ इसकी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो है ये डायग्नोस्टिक टेबल और ये सारे स्टेप्स याद रखना। सबसे पहले तो जब पेशेंट आपके पास आएगा, तो उसके सिम्टम्स को देख के आपने जब ये डिफरेंशियल ड्रॉ करना है कि ये कुशिंग सिंड्रोम है या फिर कोई और डिजीज़ है। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये सारा सिलसिला तब शुरू होगा जब आप कुशिंग सिंड्रोम को दिमाग में लेके चलेंगे। तो मिसाल के तौर पे आपके पास पेशेंट आया और उसके पास इन सिम्टम्स में से कोई ना कोई सिम्टम है, या फिर ये सारे ही सिम्टम्स हैं, और आप कुशिंग सिंड्रोम को अ, जो है सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर कुशिंग सिंड्रोम है। तो द फर्स्ट टेस्ट जो आप करेंगे वो होगा कि आपने 24 आवर यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल मेजर करना है। सबसे बेस्ट टेस्ट ये होता है इनिशियल, और सबसे अच्छा टेस्ट ये होता है कि 24 आवर यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल आपने मेजर करना है। इससे हमें कॉर्टिसोल का लेवल पता चल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि उस पेशेंट को कॉर्टिसोल की कोई बीमारी है या नहीं है, या तो फिर हाइपर या तो फिर हाइपो। ठीक है, हमें इन दोनों में से कोई कोई ना कोई चीज़ पता चल जाएगी। यहाँ पर हम 1 मिलीग्राम ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट भी कर सकते हैं। दोनों का एक ही काम है, हमें ये बताना कि कॉर्टिसोल की लेवल बॉडी में कितनी है और इसको कोई मसला है कॉर्टिसोल से या कोई मसला नहीं है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि सप्रेशन नॉर्मल है, लेवल नॉर्मल है, तो कुशिंग सिंड्रोम नहीं है, हम वहाँ पे रोक देंगे टेस्ट को। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी टेस्ट एबनॉर्मल आया, जैसे कि कोई सप्रेशन नहीं नज़र आई हमें, यहाँ पर एलिवेटेड आपको फ्री कॉर्टिसोल ज़्यादा मिला, तो मतलब इसे कोई ना कोई मसला है, कॉर्टिसोल का कोई प्रॉब्लम है।
तो कोर्टिसोल बढ़ा हुआ है, हमें यहाँ तक ये पता चल जाएगा, यहाँ तक हमें ये पता चल जाएगा कि कोर्टिसोल बढ़ा हुआ है। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि ये प्राइमरी मसला है या फिर ये आपका सेकेंडरी मसला है। अगर ये प्राइमरी मसला होगा तो ACTH का लेवल कम होना चाहिए, और अगर ये सेकेंडरी मसला होगा तो ACTH का लेवल बढ़ना चाहिए। तो नेचुरली हम इस स्टेप के बाद ACTH का लेवल मेजर करेंगे, जिससे हमें ACTH का लेवल पता चल जाएगा कि वो बढ़ा हुआ है या वो फिर वो कम है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी प्रॉब्लम है। अगर ACTH लो है या सप्रेस्ड है तो फिर वो जाहिर सी बात है एड्रिनल ट्यूमर ही हो सकता है, फिर वो कुछ और नहीं हो सकता। तो मतलब कि ये प्राइमरी डिसऑर्डर है, इसमें आपने फिर MRI या CT करके कंफर्म करना है इसे। अगर ACTH बढ़ा हुआ आया या फिर नॉट सप्रेस्ड आया, जाहिर सी बात है सप्रेस नहीं है वो सेकंड, तो फिर ये पता चल जाएगा कि सेकेंडरी है, मतलब कि ACTH डिपेंडेंट सिंड्रोम है। तो अब उसके बाद हमें ये पता चल गया यहाँ तक कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, हमें ये देखना है कि अब सेकेंडरी में ये एक्टोपिक है ACTH, या फिर ये एंडोजनस है, या फिर ये एंडोजनस है। या तो ये एक्टोपिक है किसी लंग ट्यूमर की वजह से, कार्सिनोइड ट्यूमर की वजह से, या तो फिर ये एंडोजनस है यानी कि ये किसी पिट्यूटरी की ट्यूमर की वजह से। तो ये देखने के लिए हमें पिट्यूटरी का MRI करना है। पिट्यूटरी का MRI करने के बाद अगर हमें एडेनोमा नज़र आ गया तो मतलब कि ये कुशिंग डिजीज़ है पिट्यूटरी के ट्यूमर की वजह से। फिर इसकी अलग ट्रीटमेंट होती है कि इसको या तो रिसेक्ट कर लेंगे या फिर इसको हार्मोन थेरेपी देंगे। अगर हमें कोई एडेनोमा नहीं नज़र आता या स्मॉल लीजन्स नज़र आते हैं तो फिर हम जो है ये पता चल जाएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये कुशिंग डिजीज़ हो। अच्छा, फिर भी वैसे तो यहाँ तक एंड हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक ये एंड हो जाता है, लेकिन एक मजीद स्टेप इसमें यह है कि आप फिर पेट्रोसल साइनस सैम्पलिंग के नाम से एक टेस्ट करते हैं, जो कि पेट्रोसल वेन्स में हमें लेवल दिखाता है। तो अगर पेट्रोसल वेन्स के अंदर लेवल है ACTH का बढ़ा हुआ, तो फिर हम उसे कह देंगे कि ये कुशिंग डिजीज़ है। फिर कभी कभार क्या होता है कि एडिनोमा काफ़ी स्मॉल होता है या शुरू हो रहा होता है, तो हम उसको मिस डायग्नोज नहीं करें, इस वजह से हमें उसको डबल चेक करना होता है पेट्रोसल साइनस सैम्पलिंग से। क्योंकि वेन्स में उसकी लेवल अगर हमें मिल रही है तो मतलब कि यहाँ पे ACTH ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है ब्रेन के अंदर, तो फिर हम उसको कुशिंग डिजीज़ क्लासीफाई करेंगे। अगर उसमें भी हमें नहीं मिला तो फिर हम एक्टोपिक कुशिंग एक्टोपिक ACTH में उसको डायग्नोस कर लेंगे। फिर हम जाहिर सी बात है चेस्ट एक्सरे करेंगे या चेस्ट CT कराएंगे या फुल बॉडी CT कराएंगे देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पे और ट्यूमर्स हैं। अच्छा, ये सवाल आपको याद होगा जो हमने ऊपर सॉल्व किया था, ये मैंने आपसे कहा था कि ये एक अलग डिसऑर्डर है जो कि फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया डिसऑर्डर है। इसमें क्या है कि ब्लड में आपकी कैल्शियम बढ़ी हुई होती है और यूरिन में आपकी कैल्शियम कम होती है। अब उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये है कि ये कैल्शियम सेंसिंग डिसऑर्डर होता है, इसमें रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते पैराथायरॉयड में और किडनी में। तो क्या होता है कि पेशेंट को जो है वो पैराथायरॉयड सेंस नहीं कर पाता कि लेवल बढ़ी हुई है या कम है। तो ये जो है पेशेंट्स, इनमें लेवल बढ़ी हुई होती है कैल्शियम की, तब जाके ये पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है उसको सिमुलेट उसको सेंस कर पाती है और फिर अपना लेवल नॉर्मल रख पाती है। बट क्योंकि किडनी के अंदर भी रिसेप्टर्स नहीं है तो फिर किडनी में भी इसकी लेवल कम होती है, क्योंकि किडनी सेंस नहीं कर पाती कि कैल्शियम आ रही है, तो किडनी जो है फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको रीअब्जॉर्ब करती है और ब्लड में लेवल बढ़ जाता है। कि किडनी में अगर रिसेप्टर्स होते हैं तो किडनी को पता होता है कि ब्लड में लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो वो उसे रीअब्जॉर्ब नहीं करती और फिर यूरिन में लेवल इसका नॉर्मल होता। लेकिन क्योंकि किडनी में भी रिसेप्टर्स नहीं है तो फिर किडनी सारे कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाता है। इसमें कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, पेशेंट जो है वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। इसको आप पढ़ लें, आपको बेहतर समझ आ जाएगा, लेकिन ये इसका क्रक्स है जो मैंने आपको दिया है। अच्छा, ये लैब फाइंडिंग्स है कुशिंग सिंड्रोम की, इसमें अलग अलग आइडियोलॉजीज दी हुई हैं। ये टेबल आपने पढ़ लेना है अच्छी तरीके से, ये वीडियो आप पॉज करके इसको पढ़ लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि लो डोज डेक्सामीथासोन नॉर्मल
नॉर्मली आपको पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि सप्रेस करेगा। लेकिन लो डोज डेक्सामेथासोन अगर सप्रेस नहीं करना, मतलब कि कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। अभी कुछ स्पेसिफाई नहीं हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ज़रूर है। अगर हाई डोज स्टिमुलेट कर पाता है तो मतलब कि प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम पिट्यूटरी की है। अगर हाई डोज स्टिमुलेट नहीं कर पाता तो मतलब कि प्रॉब्लम जो है वो पिट्यूटरी की नहीं है, वो फिर कहीं और प्रॉब्लम है। ये आपसे जो है फिर ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये मैंने सारे समझा दिए, आप फिर भी देख लें इसको। ठीक है। अच्छा, एक और डिसऑर्डर है एक्रोमेगेली, जिसमें ग्रोथ हार्मोन बढ़ा हुआ है, आपको मिलेगा। यहाँ पे ये गौर करें कि ये एडल्ट की बात हो रही है। ठीक है, अगर अगर ये सेम ग्रोथ हार्मोन का बढ़ना चिल्ड्रन में होगा तो उस डिसऑर्डर को हम जाइगेंटिज्म कहेंगे। अच्छा, इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको enlargement ऑफ स्कल, जैसे फ्रंटन बॉसिंग भी कहते हैं, वाइट स्पेस टीथ मिलेंगे, हैंड्स एंड फीट, कोर्सिंग ऑफ द फेशियल फीचर्स, लार्ज टंग, स्किन टैग्स, और आपको कार्पल टनल सिंड्रोम की भी रिस्क ज़्यादा मिलेगी, आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की रिस्क ज़्यादा मिलेगी, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस मिलेगा, इसमें आपको हार्ट डिजीज़ मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि हार्ट डिजीज़ कौन से टाइप का है, तो वो है डायस्टोलिक डिसफंक्शन। हाइपरटेंशन मिलेगा आपको। ये कोलन कैंसर की रिस्क भी बढ़ाता है और आर्थराइटिस की रिस्क भी बढ़ाता है। ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये सब पेपर में आता है, ये सब पूछते हैं वो। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये तो खास करके। अच्छा, बायो टेम्पोरल हेमियोमोनोपिया भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई एडेनोमा ऑप्टिक काइसम को कंप्रेस कर रहा है तो ये भी हो सकता है। और एक्सेस में जाहिर सी बात है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर्स भी होते हैं, और कार्डियो मायोपैथी भी होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ कार्डियो मायोपैथी होता है ग्रोथ हार्मोन के एक्रोमेगेली के पेशेंट्स में। लैब टेस्ट, आपने IGF-1 लेवल्स को मेजर करना है, ग्रोथ हार्मोन की लेवल को मेजर नहीं करना। ठीक है, ये मेजर रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन आपने IGF-1 की लेवल को मेजर करना है। बेस लाइन GH रिलायबल टेस्ट नहीं होता। और फिर आपने MRI कराना है, जिसमें आपको ट्यूमर नज़र आ जाएगा। इस ट्रीटमेंट में आप डायरेक्ट सर्जरी करते हैं, ऐसी कोई और ट्रीटमेंट नहीं होती। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट पूछें वो तो ऑक्टियोटाइड या लैंडियोटाइड कहेंगे, क्योंकि ये जो है वो आपके सोमैटोस्टैटिन के एनालॉग होते हैं। यहाँ फिर पेगवीसोमेंट कह सकते हैं, जो कि GH रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है। ये भी एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, आपको याद रखना है, पेगवीसोमेंट या फिर ऑक्टियोटाइड। रेडिएशन सिर्फ कभी कभी इफेक्टिव होती है। और लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर स्पेसिफिकली, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं कि ये ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस का सब सब वैसा ही है, कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर। बस इसमें यह है कि ग्लूकोज और एजिंग जो है वो इसको नेगेटिवली सिमुलेट करते हैं, और स्लीप ज़्यादा इसको सिमुलेट करता है, अलॉन्ग विद स्ट्रेस एंड हाइपोग्लाइसीमिया। आप इसको देख सकते हैं। हम डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी तक यहाँ तक डिस्कस कर दिया है कि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी और एक्सेस में क्या सिनेरियो होगा। अभी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपको नज़र आएगी वो होगी, वो डिस्कस करेंगे हम हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की। इससे पहले मैं आपको ये डायग्राम जो हमने देखी थी पहले भी, ये मैं वापस से दिखाना चाहता हूँ, इन केस अगर आपने ठीक तरीके से नहीं देखी। ये बेसिकली आपके हाइपोथैलेमिक एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेस की डायग्राम है, जिसे हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम भी कहते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके सप्रेसिंग फैक्टर्स और स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स को याद करना है। तो ये इसके स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं, ये इसके सप्रेसिंग फैक्टर्स हैं। तो इन दोनों को आपने एक दफ़ा देख लेना है गौर से। ठीक है, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया में बेसिकली आपको एलिवेटेड प्रोटीन लेवल्स मिलेंगे। मोस्ट कॉमनली पिट्यूटरी एडेनोमा की वजह से होता है ये। प्रोलैक्टिनोमा मोस्ट कॉमन इज द मोस्ट कॉमन फंक्शनिंग पिट्यूटरी ट्यूमर। सबसे कॉमन ट्यूमर होता है ये, मोस्ट कॉमन होता है। काफ़ी सारे ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, सोमैटो ट्रोफ्स का ट्यूमर हो सकता है, ग्रोथ हार्मोन का ट्यूमर हो सकता है,
TSH प्रोड्यूसिंग ट्यूमर हो सकता है, लेकिन सबसे कॉमन जो है वो प्रोलैक्टिनोमा का ट्यूमर होता है। अदर कॉजेज, पिट्यूटरी स्टॉक कंप्रेशन दूसरे मास्टर्स के वजह से, जैसे क्रेनियोफेरेंजियोमा हो गया, मेरेंजियोमा हो गया, नॉन सेक्रेटिंग पिट्यूटरी ट्यूमर हो गए, या फिर ड्रग्स जो कि डोपामिन एंटागोनिस्ट हैं, या रीनल फेलियर या सिरोसिस। आपको पता होगा कि डोपामिन जो है वो बेसिकली सप्रेसिंग प्रोलैक्टिन सप्रेसिंग हार्मोन होता है। ये प्रोलैक्टिन को कम करता है। तो अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डोपामिन एंटागनिस्ट की लेवल को बढ़ा देंगे तो डोपामिन कम हो जाएगा, और डोपामिन कम हो जाएगा तो वो इनएविडेंटली प्रोलैक्टिन को बढ़ा देगा। तो ये रिलेशनशिप आपने याद रखनी है डोपामिन और प्रोलैक्टिन की फैक्ट। आपने सबसे पहले हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के सारे केसेस में सबसे पहले प्रेगनेंसी को रूल आउट करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी भी हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया करवा सकती है, लेकिन वो फिजियोलॉजिकल होता है, वो डिजीज स्टेट नहीं होता। तो इसलिए आपको ये प्रेगनेंसी का केस आपने जो है रूल आउट करना है सारे केसेस में। हिस्ट्री में आपको एलिवेटेड प्रोलैक्टिन मिलेगा जो कि GnRH की सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, जिसके वजह से LH और FSH की सिक्रीशन भी इनहिबिट हो जाएगी। और सिम्टम्स जो आपको मिलेंगे वो होंगे इनफर्टिलिटी, गैलेक्टोरिया, गायनेकोमास्टिया, इम्पोर्टेंस और एमेनोरिया। ये सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं। बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया भी आपको मिल सकती है। आपको ये बताता चलूँ कि गैलेक्टोरिया भी मेल्स के अंदर भी आपको मिल सकता है, तो इस पॉइंट से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एमेनोरिया की हमें दूसरी कॉजेज़ भी पड़ी है पहले, जो हाइपरथायरॉयडिज्म थी और हाइपोथायरॉयडिज्म थी, हाइपोगोनाडोट्रोपिनिज्म थी। तो ये आपको याद रखना है। एमेनोरिया की डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं। अभी हमने हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया पढ़ा। इसकी डायग्नोसिस यूजुअली प्रोलैक्टिन लेवल से होगी, जो कि 200 नैनोग्राम पर ml से बड़ा होगा। प्रेगनेंसी टेस्ट आपने करना है सबसे पहले, ताकि आप प्रेगनेंसी को एक्सक्लूड कर सकें, और उन सब के बाद MRI कंफर्म कर देगा किसी ट्यूमर की प्रेजेंस को। तो MRI आपको आपका, अगर आप ट्यूमर सस्पेक्ट करें तो उसे कंफर्म कर देगा। अच्छा, ये एक्सेस क्योंकि हम देखते हुए आ रहे हैं, तो ये एक प्रोलैक्टिन की रेगुलेशन का एक्सेस है। इसमें आप देख सकते हैं कि डोपामीन जो है वो प्रोलैक्टिन की स्टिमुलेशन को कम करता है और TRH बढ़ाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। डोपामीन और TRH दोनों की रिलेशनशिप आपको पता होनी चाहिए प्रोलैक्टिन से कौन सी है। डोपामीन को क्या चीज़ें कम करती हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि डोपामीन एंटागनिस्ट हो गए, जो आपके एंटीसाइकोटिक्स होते हैं प्राइमरीली। और चेस्ट वॉल इंजरी अगर हो जाती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, तो फिर वो डोपामिन को जो है कम इनहिबिट करेगी। और निपल स्टिमुलेशन भी डोपामिन को इनहिबिट करता है। प्लाज्मा T3 T4 ऑफ कोर्स अगर बढ़ा हुआ होगा तो वो TRH को इनहिबिट करेगा, जो थायराइड की नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है। इससे एक और बात आपको फिगर आउट करनी है कि TRH जब बढ़ जाएगा, वो कब बढ़ेगा, जब प्लाज्मा की T3 और T4 लेवल्स कम होंगी, तो ये TRH बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से फिर आपको हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया भी हो सकता है। तो ये आपने एसोसिएशन याद रखनी है। अच्छा, साइट और क्राई ऑफ बेबी जो है वो हाइपोथैलेमस को, हायर कॉर्टिकल सेंटर्स के थ्रू हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करेगी, जिसकी वजह से डोपामीन और TRH रिलीज नहीं होंगे और प्रोलैक्टिन बढ़ेगा। अच्छा, हम ये देख सकते हैं कि प्रोलैक्टिन जो है वो GnRH को इनहिबिट करता है, और रीनल फेलियर जो है वो प्रोलैक्टिन को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि रीनल फेलियर की वजह से प्रोलैक्टिन एलिमिनेट नहीं होता, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलैक्टिन बढ़ता है बॉडी में। तो ये एसोसिएशन भी आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और सक्लिंग जो है वो फिर वो उसको स्टिमुलेट करती है हाइपोथैलेमस को। प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट करता है। एस्ट्रोजन जो है वो पॉजिटिवली इसको स्टिमुलेट करता है।
क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन मिल्क प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, इसलिए प्रोलैक्टिन जो है वो एफएसएच और एलएच की प्रोडक्शन कम करते हैं ताकि फिर प्रोजेस्टेरॉन इन टर्न कम हो सके। ये आपके सामने पूरा एक्सेस है, एक बार देख लें इसको। ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर ये सारी चीज़ें जो मैंने मार्क की हैं ये सब आपके दिमाग में होनी चाहिए। बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट होता है डोपामिन एगोनिस्ट देने आप पेशेंट को, जैसे कैबरगिलीन हो गया, ब्रोमोक्रिप्टीन हो गया, क्योंकि डोपामिन उसको काउंटरैक्ट करेगा उसके इफेक्ट को। सर्जरी, अगर एडिनोमा है तो आपने सर्जिकल रिसेक्शन करना है, अगर मेडिकल मैनेजमेंट काम नहीं कर रही तो। रेडिएशन हम कभी कभी देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, डायबिटीज इंसिपिडस। उसमें बेसिकली आपकी एडीएच की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, आप एडीएच प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते, तो काफ़ी डाइल्यूट यूरिन बनता है और वाटर कंजर्व नहीं होता बॉडी में। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक सेंट्रल होता है और एक नेफ्रोजेनिक होता है। सेंट्रल में एडीएच नहीं बन रहा होता, नेफ्रोजेनिक में एडीएच काम नहीं कर रहा होता, एडीएच डिसेंसिटाइज हो चुका होता है, एडीएच का कोई असर नहीं हो रहा होता किडनी के ऊपर। सेंट्रल में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फेल्स टू सिक्रीट एडीएच, सिक्रीट ही नहीं करता वो एडीएच। इसके कॉजेज हैं ट्यूमर, शियान सिंड्रोम, इस्कीमिया, फिर से वही पिट्यूटरी हेमरेज, शियान सिंड्रोम को एक कंसिडर किया गया है इसमें। यहाँ पे एपोप्लेक्सी भी हो सकती है यहाँ पे। ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी, इन्फेक्शन, मेटास्टैटिक डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़। नेफ्रोजेनिक में मोस्टली जो है वो लिथियम की कंजप्शन या डेमेक्लोसाइक्लिन की कंजप्शन इसके अंदर कल्प्रिट होती है, मगर इसके दूसरे कॉजेज भी होते हैं। तो ये इसके दो टाइप्स होते हैं जो आपको दिमाग में रखने। हिस्ट्री में आपको एक टिपिकल डायबिटीज मेलाइटिस वाली प्रेजेंटेशन मिल सकती है कि जिसमें पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया और परसिस्टेंट थर्स्ट आपको मिल सकता है। यूरिन जो है वो डाइल्यूट होगी और मोस्ट केसेस जो होते हैं वो नॉर्मोनेट्रीमिक होते हैं, मतलब सोडियम लेवल्स जो है वो नॉर्मल होंगी, तो हमें फ्लूइड लेवल्स को ही देख के डायग्नोस करना होता है। इफ एक्सेस टू वाटर इज लिमिटेड, पेशेंट्स में प्रेजेंट विद डिहाइड्रेशन एंड सिवियर हाइपरनेट्रीमिया, क्योंकि डाइल्यूट यूरिन बन रहा है तो फ्लूइड तो बाहर निकल ही रहा है, और अगर उसको वापस रिस्टोर करने के लिए लिमिटेड एक्सेस है फ्लूइड का या वाटर का, तो फिर आपको हाइपरनेट्रीमिया नज़र आ सकती है। तो ये नॉर्मोनेट्रीमिया की तरह भी प्रेजेंट कर सकती है, हाइपरनेट्रीमिया की तरह भी प्रेजेंट कर सकती है। आपने इसके फ्लूइड स्टेटस के ऊपर उस पेशेंट को डायग्नोस करना है। उसको इन केसेस में डिहाइड्रेशन के जो है वो सिम्टम्स होंगे। ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, लिथार्जी, सीजर्स और कोमा भी सिम्टम्स में शामिल हो सकता है। इसके डायग्नोसिस में आपने लैब टेस्ट करवाने हैं जिसमें सीरम ऑस्मोलैरिटी आपको यूरिन ऑस्मोलैरिटी से बढ़ के मिलेगी, क्योंकि सीरम ऑस्मोलैरिटी कंसनट्रेटेड है और यूरिन ऑस्मोलैरिटी जो है वो डाइल्यूट है, क्योंकि डाइल्यूट यूरिन मिल रही है, तो इस वजह से ये टिपिकल सिनेरियो आपको मिलेगा, ये आपने याद रखना है। यूरिनरी सोडियम आपको कम मिलेगा और पॉसिबल हाइपरनेट्रीमिया आपको मिल सकती है। वैसे नॉर्मल नेट्रीमिया के केसेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं पेपर में, तो वो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को। वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट आपने करना है इनमें, इन साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया और नॉर्मल रीनल फिजियोलॉजी। अगर आप वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट करेंगे तो उससे डिफरेंशिएट हो जाएगा कि पेशेंट को डायबिटीज़ इंसिपिडस है या फिर पॉलीडिप्सिया है या फिर जो है कोई और डिसऑर्डर है। वैसे इन दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाता है। तो अगर उसको डायबिटीज़ इंसिपिडस होगा तो वाटर रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी वो एक्सेसिवली हाई वॉल्यूम डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट करेगा। हालांकि साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया में ऐसा नहीं होगा, यूरिन कंसनट्रेट हो जाएगी। डेस्मोप्रेसिन एसीटेट रिप्लेसमेंट टेस्ट एक टेस्ट है। इससे क्या होता है कि जब आपने ये वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट कर लिया, फिर आप ये डेस्मोप्रेसिन वाला टेस्ट करते हो। अगर अगर उस पेशेंट को सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस होगा, तो क्योंकि डेस्मोप्रेसिन एडीएच की तरह ही होता है, अगर हम दिखाएं तो ये डेस्मोप्रेसिन है और ये एडीएच के इक्वल ही होता है। एडीएच वेजोप्रेसिन होती है और ये डेस्मोप्रेसिन होती है, तो इक्वल ही होता है। तो आपने बेसिकली सेंट्रल डीआई वाले पेशेंट को आपने एडीएच दे दिया, और अगर पेशेंट को नेफ्रोजेनिक डीआई होगा
तो कोई भी इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। पेशेंट को सेंट्रल दिया है, आपने एडीएच रिप्लेस कर दिया, तो उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजिक कंसंट्रेशन वापस आ गई। अगर पेशेंट को नेफ्रोजेनिक दिया है तो आप एडीएच दे भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उसके पास एडीएच की डेफिशिएंसी का कोई कोई एडीएच की डेफिशिएंसी नहीं है उसके पास। तो इस वजह से ये डेस्मोप्रेसन वाला टेस्ट इसके ऊपर काम नहीं करेगा। ऑल इन ऑल हमको पता चल जाएगा डायग्नोसिस क्या है, और इन दी एंड एमआरआई से भी आपको एक कोई मास पता चल सकता है जो कि क्रिएट कर रहा हो डिस्टर्बेंस इसकी रेगुलेशन में। मैं आपको बता दूं कि ट्रॉमा की वजह से भी डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसकी वजह से एसआईडीएच भी हो सकता है और डायबिटीज़ इंसिपिडस भी हो सकता है। ट्रीटमेंट, आपने अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना है। अगर सेंट्रल है तो फिर आपने डेस्मोप्रेसन देना है पेशेंट को, आइदर आईवी, इंटरनेजली और ओरली। या फिर नेफ्रोजेनिक है तो आपने फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करना है। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजी है वो ये है कि आप हाइड्रोक्लोरोथायोसाइड भी दे सकते हैं और एमिलोराइड भी दे सकते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद होने चाहिए। हाइड्रोक्लोरोथायोसाइड या फिर एमिलोराइड। अच्छा, ऐसा एडीएच बेसिकली ज़्यादा परसिस्टेंट एडीएच की सिक्रीशन को कहते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस कम सिक्रीशन होती है, ऐसा एडीएच ज़्यादा होती है। ये एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन है दोनों के डिफरेंस की। दोनों का एक्सेस दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडीएच ज़्यादा है। अच्छा, हिस्ट्री में हमें पता चलेगा कि ये सीएनएस डिजीज, हिस्ट्री या फिजिकल एग्जामिनेशन में सीएनएस डिजीज़ हो सकता है, हेड इंजरी, ट्यूमर, ट्रॉमा का मैंने आपको बताया था, वो डायबिटीज़ इंसिपिडस में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। पल्मोनरी डिजीज़, सार्कोइडोसिस, सीओपीडी, निमोनिया, एक्टोपिक ट्यूमर प्रोडक्शन, पैरानीप्लास्टिक सिंड्रोम, स्मॉल सेल लंग कैंसर, ड्रग्स, एंटीसाइकोटिक्स, एंटीडिप्रेसेंट्स, एनसैड्स। पेशेंट यूवॉलीमिक होता है एग्ज़ाम के अंदर, फिजिकल एग्ज़ाम में। तो ये हिस्ट्री आपने पूरी याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मिटा देता हूँ ताकि आप देख लो ठीक तरीके से। ये आपने सारी याद रखनी है, सारे फैक्टर्स आपने याद रखने हैं। को रीड कर लें अच्छे तरीके से। डायग्नोसिस, इसमें सीरम ऑस्मोलैरिटी कम होगी, हाइपोटोनिक होगा पेशेंट, और यूरिन ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर सीरम जो है वो डाइल्यूट होती है और यूरिन कंसनट्रेटेड होता है। ठीक है। और इसमें जो है यूरिन कंसनट्रेटेड होगा, लेकिन कोई भी फिजियोलॉजिकल रीज़न नहीं होगा एडीएच के बढ़ने का। जैसे फिजियोलॉजिकल रीज़न होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, या फिर सिरोसिस होता है, हाइपोवोलीमिया होता है, तो ऐसा कुछ भी पेशेंट को नहीं होगा। और यूरिन सोडियम लेवल बहुत बढ़ा हुआ होता है, 20 से ज़्यादा होता है, तो यूरिन सोडियम लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। ये आपने याद रखनी है बात। डायबिटीज इंसिपिडस में ऐसा नहीं था। अच्छा, ट्रीटमेंट यह है कि अंडरलाइन कॉज को आपने ट्रीट करना है। बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट होती है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि पेशेंट जो हाइपोनेट्रीमिक होता है। अच्छा, हाइपोनेट्रीमिया पेशेंट को हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपने आईवी सलाइन थेरेपी देनी है इसके ट्रीटमेंट में। अगर सिवियर एसआईडीएच है तो फिर आपने टोलवेप्टिन, कॉनीवेप्टिन का इस्तेमाल करना है, जो कि एडीएच एंटागोनिस्ट है। या अगर क्रॉनिक है तो फिर आपने डेमिक्लोसाइक्लिन का इस्तेमाल करना है, जो कि डायबिटीज़ इंसिपिडस को इंड्यूस करा सकती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस को सबने पढ़ा था पीछे। मगर ये आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं होगी, ये फिर सेकंड चॉइस होगी आपकी। अड्रीनल ग्लैंड डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे हैं हम। इससे पहले थोड़े की फैक्ट्स को देख लेते हैं। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन आपने एसआईडीएच ट्रीटमेंट में करना है, और हाइपोनेट्री में आपने करेक्ट करना है स्लोली, ज़्यादा तेज़ी से नहीं करना है, वरना फिर ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम हो जाएगा। और डाईहाइड्रोएपिएंडास्ट्रोन सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होगा।
तो किसी पेशेंट में अगर किसी के लैब्स में आपको ये बढ़ा हुआ मिले तो मतलब कि उस पेशेंट को एड्रीनल ट्यूमर है। DHEAS ये बढ़ा हुआ होना चाहिए, सिर्फ DHEA नहीं, एस भी होना चाहिए साथ में। तो मतलब कि वो एड्रीनल ग्लैंड का प्रॉब्लम है। अच्छा, एड्रीनल इनसफिशिएंसी किसे कहते हैं? इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ एड्रीनल हार्मोन्स इंक्लूडिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये प्राइमरी या सेकेंडरी टर्शरी हो सकती है। प्राइमरी बेसिकली ग्लैंड का खुद का मसला है, जो कि एडिसन डिजीज जिसे कहेंगे, मैंने आपको पहले बताया था। यूनाइटेड स्टेट्स में मोस्ट कॉमनली कॉज्ड जो है वो ऑटो इम्यून एड्रिनल कॉर्टिकल डिस्ट्रक्शन होती है। जो एडिसन डिजीज होता है ये मोस्ट कॉमन होता है, ये आपने याद रखना है, प्राइमरी का रीज़न। दूसरे रीजंस जो हैं वो कॉन्जेनिटल एंजाइम डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, एड्रिनल हेमरेज, वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम हो सकता है जो कि मेनिंजाइटिस के बाद होता है, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के बाद, या फिर HIV हिस्टोप्लाज्मोसिस जैसे इन्फेक्शन से भी हो सकते हैं। ये इसकी छोटी सी हिस्टोलॉजी है जो कि आपके किसी काम की नहीं है स्टेप 2 सीखे की लेवल में, लेकिन सिर्फ रिवीजन के लिए आपको पता होना चाहिए कि एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, DHA और एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, उसको आप देख लें भले। अच्छा, लैब फाइंडिंग एड्रिनल इंसफिशिएंसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि ये तो वैसे आप टेबल आपको समझ आ जाएगा खुद ही, मगर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ACTH बढ़ा हुआ होगा प्राइमरी में और कम होगा सेकेंडरी या टर्शरी में। ये आपको खुद भी समझ आता है। पोटेशियम की लेवल जो है वो प्राइमरी के अंदर चेंज होगी, बड़ी भी होगी, ये आपने बात याद रखनी है। सेकेंडरी में ये नॉर्मल होती है। अच्छा, प्राइमरी जो होता है एड्रेनल इनसफिशिएंसी, वो स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। डिक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के साथ डिक्रीज एसोसिएटेड होता है। सेकेंडरी सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के साथ एसोसिएटेड होता है और डिक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के साथ एसोसिएटेड होता है, और इसमें कोई स्किन हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होती, यहाँ पर हाइपर कैलीमिया भी नहीं होती, क्योंकि ACTH बेसिकली हाइपर पिगमेंटेशन करवाता है। हमने पढ़ा था पहले कि पॉम सी रिलीज होता है इसमें से, अगर आपको याद हो तो। इसके कंपोनेंट्स में पॉम सी होता है जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, ये हाइपर पिगमेंटेशन कराते हैं। तो क्योंकि ACTH यहाँ पे कम है तो हाइपर पिगमेंटेशन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। और वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट प्रोबेबली ये जो है वो लॉन्ग टर्म ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ट्रीटमेंट की वजह से होता है, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये कॉज आपने याद रखना है इसका। अब हम पढ़ लेते हैं कि 4S क्या है एड्रिनल क्राइसिस के। तो ये मैनेजमेंट है। आपने सॉल्ट देना है पेशेंट को, आपने स्टेरॉइड्स देना है, IV हाइड्रोकोर्टिसोन, और सपोर्ट देनी है, और सर्च करना है कि कोई अंडरलाइन इलनेस तो नहीं है जो कि एड्रिनल क्राइसिस करवा रही है, क्योंकि एड्रिनल क्राइसिस स्ट्रेस के उसमें सिचुएशन में होता है। तो कोई इलनेस होगी या कोई कंडीशन होगी जो कि ये क्राइसिस करवा रही होगी, तब ये क्राइसिस होगी। अच्छा, अभी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि मोस्ट सिम्टम जो है वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। वीकनेस, फटीग, एनोरेक्सिया। इसमें फटीग जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है सिम्टम है, जो मैं कहूँगा कि आपको दिमाग में रखना चाहिए। हाइपर पिगमेंटेशन, डिफरेंस समझा दिया मैंने आपको। और नॉन एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस एडिसन डिजीज में हमको मिलेगा, ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा, हाइपोटेंशन, कन्फ्यूजन और कोमा जो है वो एक्यूट एड्रिनल क्राइसिस में हमें मिल सकता है, जब आप लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स कोई अचानक से यूज़ करना बंद कर दें। डायग्नोसिस, लैब टेस्ट आप करवाएंगे सारे हाइपोग्लाइसीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के, और 8 AM प्लाज्मा कोर्टिसोल लेवल्स करवाएंगे ताकि आपको ACTH और कोर्टिसोल की लेवल्स का पता चले बॉडी में। अगर ये कम होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये एड्रिनल इनसफिशिएंसी है। अच्छा, सिंथेटिक ACTH सिमुलेशन टेस्ट, को सिंट्रोपिन टेस्ट जिसे साइनैक्टिन टेस्ट भी कहते हैं, ये तब करते हैं जब मॉर्निंग कोर्टिसोल लेवल्स डायग्नोस्टिक ना हो। तो ये अगर आप ACTH को बॉडी में इंट्रोड्यूस कराएंगे और कोर्टिसोल राइज नहीं की, तो उसका मतलब ये है कि ACTH के ये जो है वो हाइपोकोर्टिसोलिज्म है, या फिर ये हाइपो एड्रिनल एड्रिनल इंसफिशिएंसी डिसऑर्डर है, कोई ना कोई एड्रिनल इंसफिशिएंसी डिसऑर्डर है।
और इन पेशेंट्स में आपने हमेशा स्टेरॉइड्स देने हैं, वरना सर्वाइवल कम हो जाता है। अच्छा, ट्रीटमेंट प्राइमरी में आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड की रिप्लेसमेंट देनी है। सेकेंडरी में आपने सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देना है। और एक्यूट में आपने आईवी स्टेरॉइड्स, इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज को करेक्ट करना है। और डेक्सट्रोज भी कभी कभी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ये एक फियोक्रोमोसाइटोमिया का रूल्स ऑफ 10 है, बाद में डिस्कस करते हैं अभी फिलहाल। अच्छा, इंक्रीज स्टेरॉइड्स ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस। मैंने आपको बताया कि क्राइसिस तभी होती है जब स्ट्रेस होता है, या तो कोई मेजर सर्जरी हो, ट्रॉमा हो, इन्फेक्शन हो। तो अगर हमें किसी पेशेंट में स्टेरॉइड छुड़ाने हैं, क्रॉनिक स्टेरॉइड थेरेपी में वो पेशेंट है और हम नहीं छुड़ा सकते क्योंकि हमें एड्रेनल इंसफिशिएंसी का डर है, तो उसमें छुड़ाने के लिए हम बेसिकली स्लोली टेपर करते हैं स्टेरॉइड्स को, ताकि एड्रेनल इंसफिशिएंसी ना हो। एकदम से छोड़ देंगे तो हो जाएगी। अच्छा, ये फियोक्रोमोसाइटोमा के रूल्स ऑफ 10 है, जिसमें 10% एक्स्ट्रा एड्रेनल होता है, 10% बायलेटरल, 10% malignant, 10% occur in children and 10% familial। ये आपकी किसी काम का नहीं है, बस ये आप पढ़ लें इसको, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फियोक्रोमोसाइटोमा क्रोमाफिन टिश्यू का एक ट्यूमर है। इसमें बेसिकली आपको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की सिक्रीशन ज़्यादा मिलती है। ये मेन 2A और 2B सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है। इसकी हिस्ट्री में paroxysmal tachycardia, palpitations, चेस्ट पेन, डायफोरेसिस, हाइपरटेंशन, हेडेक, ट्रेमर, एंजाइटी वगैरह मिल सकते हैं। ये आपकी हाइपरथायरॉयडिज्म और आपका पैनिक डिसऑर्डर दोनों की तरह मिमिक कर सकता है, तो ये आपने बात याद रखनी है। दोनों को रूल आउट करना है आपने, पैनिक डिसऑर्डर या हाइपरथायरॉयडिज्म। फैमिली हिस्ट्री पता लगानी है ताकि पता चले कि मैन 2A 2B वॉन हिप्पोलिटो डिजीज या फियोक्रोमोसाइटोसिस तो नहीं है, और न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस तो नहीं है। ये इसकी सारी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है। न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस, मैन 2A 2B वॉन हिप्पोलिटो डिजीज, इसकी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है। चाहिए जो है वो MRI है। MRI जिसमें ये ट्यूमर शो हो रहा है, और ये बेसिकली उसकी ग्रॉस पिक्चर है। दोनों आपने देख लेनी है, पेपर में कोई भी आ सकती है। बेस्ट इनिशियल टेस्ट, आपने 24 आवर यूरिन मेटानेफ्रिन को देखना है। अगर आपको ये ज़्यादा बड़े में मिले तो मतलब कि डायग्नोस हो चुका है कि फियोक्रोमोसाइटोमा है। और इसके बाद कंफर्म करने के लिए आप इमेजिंग कराएंगे तो CT या MRI पे आपको एक ट्यूमर मिलेगा। न्यूक्लियर मेटा आइडो बेंजाइल गुआनिडीन MIBG स्कैन भी हो सकता है, ताकि एक्स्ट्रा एडिनल लीजन्स हमें मिले। तो आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, बट क्योंकि ये पुराना टेस्ट है तो ये इतना मैंने नहीं देखा पूछते हुए, बट ये पता होना चाहिए आपको। न्यूक्लियर मेटाआइडो बेंजल गोनाडीन स्कैन। ट्रीटमेंट सर्जिकल रिसेक्शन है, और रिसेक्शन से पहले आपने लाजमी फिनॉक्सीबेंजामीन देना है पेशेंट को, फिर आपने बीटा ब्लॉकर देना है। ये आपने ऑर्डर याद करना है, फिनॉक्सीबेंजामीन पहले, बीटा ब्लॉकर बाद में, उसके बाद आपने सर्जरी करनी है, वरना फिर पेशेंट को हाइपरटेंशन, सिवियर हाइपरटेंशन हो जाएगा। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में बेसिकली आपका क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है। तो यूजुअली ये बायलेटरल एडिनोकॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया की वजह से होता है, लेकिन कभी कभी एक यूनिलेटरल ट्यूमर भी हो सकता है, जिसे कॉन सिंड्रोम कहते हैं। यूनिलेटरल ट्यूमर को कॉन सिंड्रोम कहते हैं, ये पता होना चाहिए आपने। अच्छा, इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि हाइपरटेंशन, हेडेक, पॉलीयूरिया या मसल वीकनेस के साथ प्रेजेंट कर सकता है, जो कि हाइपोकैलिमिया की वजह से प्रेजेंट होता है। जाहिर सी बात है, एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा तो हाइपोकैलिमिया हो जाएगा पेशेंट को। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म आपने कंसिडर करना है अगर यंग एडल्ट्स जिनके अंदर हाइपरटेंशन हो विदाउट कोई और रिस्क फैक्टर। ऑब्वियसली उसके अंदर जो रास सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवेट हो गया होगा, रास सिस्टम। डायग्नोसिस लैब टेस्ट से होगा। हाइपोकैलिमिया मिलेगा आपको, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मिलेगा, हाइपोमैग्नीसीमिया मिलेगा। बेसिकली वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो एल्डोस्टेरोन करवाता है, उसी के साइंस मिलेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एल्डोस्टेरोन टू प्लाज्मा रेनिन रेशियो जो है 30 से बड़ा हुआ होगा। ये वो सवाल में देते हैं, यूजुअली आपको कोई कैलकुलेट नहीं करना होता, सवाल में डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, तो ये आपने याद रख लिया कि ये रेशो 30 से ऊपर होगा। और लैब्स के बाद आप CT MRI करा सकते हैं ताकि ट्यूमर जो है वो मिल जाए।
यहाँ पर एड्रीनल वेनस सैम्पलिंग भी करवा सकते हैं, जिससे एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ावा मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी एक टेस्ट करवा सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन ये करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट एडिनोमा है तो आपने रिसेक्ट करना है इसको। अगर हाइपरप्लेजिया है, बायलेटरल हाइपरप्लेजिया है, तो आपने एप्लिनोलोन देना है या स्पाइरोलैक्टोन देना है, क्योंकि दोनों को तो हम रिसेक्ट नहीं कर सकते ना, एड्रिनल ग्लैंड को। एक जगह पे है तो आप उसको रिसेक्ट कर सकते हैं। और ये बेसिकली कॉन्जेनिटल हाइपरप्लेजिया की एक जो है हाइपरप्लेजिया के का टेबल है, जो कि हम बाद में दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कुछ निमोनिक्स और कुछ साइड कंटेंट इसका पढ़ा नहीं था, तो पियोक्रोमोसाइटोमा हम डिस्कस कर रहे थे। पियोक्रोमोसाइटोमा में जो 5 P's हैं, ये निमोनिक रह गया था, जो आप प्रेशर, पेन, पर्सपायरेशन और पैल्पिटेशन से याद कर सकते हैं। ये निमोनिक्स है, कुछ इसकी प्रेजेंटेशन और सिम्टम्स को याद करवाने के। एक की फैक्ट भी रह गया था, वो ये था कि आपने हमेशा अल्फा ब्लॉकर्स को बीटा ब्लॉकर से पहले जो है एडमिनिस्टर करना है, ताकि हाइपरटेंसिव क्राइसिस ना हो। यहाँ पे एक साइड पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि 23-year-old man with a history of schizophrenia presents with complaints of fatigue, weakness, cramps and headache for the past several days. He denies any other symptoms, although he had to urinate several times while in the office. Routine labs reveal hyponatremia. With water deprivation, his urine osmolarity increases. What is the most likely diagnosis? तो क्योंकि डेप्रीवेशन के बाद यूरिन ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज की है, तो मतलब कि कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं इसके अंदर, कोई ऐसा कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडिस या कुछ नहीं है। बट हम देखते हैं इसका आंसर बाद में। सेकंड क्वेश्चन ये है कि एन एसिम्प्टोमेटिक 36-year-old woman presents with a 2 centimeter thyroid mass. TFTs are unremarkable, but FNA reveals medullary carcinoma. Total thyroidectomy with thyroid hormone replacement is recommended. What is the most important screening test to perform prior to surgery? तो ये दो क्वेश्चन आपने याद रखने हैं, इसके आंसर शॉर्टली हम देखते हैं। अच्छा, ये कॉन्जेनाइटल एड्रिनल एंड हाइपरप्लेजिया के का चार्ट है। ऑनेस्टली आप ये पढ़ सकते हैं, मगर इसका एक आसान तरीका है याद करने का। अच्छा, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि क्योंकि कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो ये डायबिटीज इंसिपिडिस नहीं होगा, ये प्राइमरी साइकोजेनिक पॉलिडिप्सिया ही है। बाकी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें हम वीएमए और मेटानेफ्रॉन्स को मेजर करेंगे। बेसिकली 2A और 2B की हिस्ट्री थी, तो फिर इस वजह से हम फियोक्रोमोसाइटोमा की तरफ देखेंगे, जिसमें हमें वीएमए और मेटानेफ्रॉन्स जो है हमें यूरिन में मिलेंगे। तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। अच्छा, कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया एक एंजाइम डिफेक्ट कंडीशन है, जिसमें कोर्टिसोल की सिंथेसिस इम्पेयर हो जाती है और कोर्टिसोल के प्रीकर्सर जमा हो जाते हैं। ज़्यादातर जो केसेस हैं वो 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं कॉमनली, लेकिन 11 और 17 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी भी होती है। हिस्ट्री और प्रेजेंटेशन सबकी अलग अलग होती है, वो यहाँ पे लिखी हुई है। मैं वीडियो को थोड़ी देर लेसन को पॉज कर रहा हूँ, ताकि आप उसको देख सकें। तो इसमें 17 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी में अगर तो फीमेल है, मेल है, तो स्यूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म हो सकता है, एम्बिगुअस जेनिटलिया, अनडिसाइडेड टेस्टिस हो सकते हैं। अगर फीमेल है तो फिर उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे। इसकी वजह ये है कि हार्मोन्स जो है वो कम डेवलप हो रहे हैं, और इस वजह से जो है वो इसकी मैस्कुलाइजेशन कम होगी। 21 हाइड्रोक्सिल डेफिशिएंसी जो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट करती है, इसमें आपको सॉल्ट वेस्टिंग मिलेगी और चाइल्डहुड में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का सिम्टम्स मिलेंगे। अगर फीमेल है तो उससे वायरलाइजेशन मिल सकती है, जिसका बेसिकली मकसद ये है कि मैस्कुलिन फीचर ज़्यादा मिलेंगे, कम नहीं ज़्यादा मिलेंगे। और सेम वायरलाइजेशन जो है वो 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज में होती है। इसके अंदर सॉल्ट वेस्टिंग नहीं होती, इसके अंदर सॉल्ट वेस्टिंग का कोई सिंड्रोम नहीं होता। ठीक है।
तो बेसिकली इसमें आपको ये याद रखना है कि किस कंडीशन में कौन सा एंजाइम कम है। तो बेस सिर्फ सब आसान सा मैं तो आपको बता देता हूँ कि 21 हाइड्रोक्सिलेज में हाइपरकैलेमिया होगा और बीपी कम होगा, और 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज में बीपी ज़्यादा होगा और पोटेशियम कम होगा। 17 में भी ये सेम सिचुएशन होगी। दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का एक तरीका ये है, 17 को और 11 को डिफ्रेंशिएट करने का एक तरीका ये कि अगर क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन या एल्डोस्टेरॉन दोनों में से कोई कम या ज़्यादा है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि वो या तो 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज है या वो 17 है। ऐसे आपने इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करना है। पहले आपने इन दोनों चीज़ों को देखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि 21 हाइड्रोक्सिलेज है या नहीं है। फिर आपने इन प्रिकर्सर्स को देखना है, अगर इन दोनों में से कोई भी मौजूद है क्वेश्चन में तो फिर वो 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज है, वरना वो फिर 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है। लैब टेस्ट आपने करवाने, इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मैलिटीज आपको मिलेंगी। यहाँ पर 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन की लेवल ज़्यादा मिलेगी, जो कि 21 हाइड्रोक्सिलेज के लिए डायग्नोस्टिक होता है। ये आपने याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रीकर्सर क्वेश्चन में वो लोग देते हैं। ट्रीटमेंट इसकी क्या है कि इमीडिएटली आपने फ्लूइड रिससिटेशन करवानी है और सॉल्ट रिप्लेशन करानी है। आपने कोर्टिसोल एडमिनिस्टर करने हैं, जैसे यहाँ पे कोर्टिसोल रिच टीएच के जो है प्रिकर्सर्स कम है। यहाँ पे फ्लूड्रोकोर्टिसोन भी आप दे सकते हैं, जहाँ पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी होती है, जैसे कि सॉल्ट वेस्टिंग डिजीज 21 हाइड्रोक्सिलेज है, तो 21 हाइड्रोक्सिलेज में आपको देना पड़ेगा। एम्बिगुअस जेनेटेलिया के लिए आपने सर्जिकल करेक्शन करवाना है। ठीक है, बाकी ये मल्टीपल एंड्रोक्राइन न्यूप्लेजिया की एक शॉर्ट समरी यहाँ पे दी हुई है। मैन वन में, जिसको वर्मर सिंड्रोम भी कहते हैं, इसमें आपको पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम्स मिलेंगी। ये सारे ट्यूमर्स हैं पैनक्रियाटिक, वैयापियोमास, ग्लूकोनोमास, और आपको पिट्यूटरी और पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया भी मिल सकती है। तो ये 3 पीस से इसको कहते हैं, पैनक्रियाटिक, पैराथायरॉयड और पिट्यूटरी। और सबसे कॉमन जो पैनक्रियाटिक में होता है वो जोरेंजन एलिसन सिंड्रोम होता है, गैस्ट्रोनोमा होता है। पैनक्रियाटिक में सबसे कॉमन ये होता है। मैन 2A सिंड्रोम, जिसे सेपल सिंड्रोम भी कहते हैं, इसके अंदर आपको मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा मिलेगा, फियोक्रोमोसाइटोमा मिलेगा और एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, पैराथायरॉयड ग्लैंड हाइपरप्लेजिया मिलेगी आपको। ये रेट जीन की वजह से होता है, और ये जो होता है वो मेन जीन की वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से। 2B में आपको सेम फियोक्रोमोसाइटोमा और मेडुलरी कार्सिनोमा मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर आपको फिर म्यूकोजल न्यूरोमास मिलते हैं, मार्फेनॉइड बॉडी हैबिटस मिलता है, और ये भी रेट प्रोटोऑन्कोजीन की वजह से होता है, ये म्यूटेशन की वजह से होता है। इसमें आपको पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया नहीं मिलेगी, फियोक्रोमोसाइटोमा और मेडुलरी थायरॉयड कार्सिनोमा मिलेगा। ठीक है, ये मेन 1 3 पीस लिखा हुआ है यहाँ पे। और की फैक्ट ये लिखा हुआ है कि कॉन्जेनाइटल एरोमेटेज डेफिशिएंसी जो है वो सिमिलरली प्रेजेंट करती है CAAH कॉन्जेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया के फीमेल्स के अंदर, कि उसमें भी एक्सटर्नल वायरलाइजेशन होती है और एम्बिगुअस जेनिटेलिया होता है। लेकिन पेशेंट में कोई इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी, जिसको एरोमेटेज डेफिशिएंसी होगी ना, उसको कोई इलेक्ट्रोलाइट या ब्लड प्रेशर एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी, क्योंकि ये एरोमेटेज का कोई ताल्लुक जो है सॉल्ट रेगुलेशन से नहीं होता। हालांकि जो एंजाइम्स यहाँ पे अफेक्टेड होते हैं CAH में, उनका ताल्लुक ज़रूर होता है। तो ये आपने जो है वो रीड कर लेना एक दफ़ा, इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। CAH का और कॉन्जेनाइटल एरोमेटेज डेफिशिएंसी का, इनका डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये डायग्राम में छोटी सी दी हुई है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, पर ये सारी वही बातें जो हमने डिस्कस की है। और यहाँ पे हमारा ये एंडोक्राइनोलॉजी का सेक्शन खत्म होता है।